Hi, sir. यस सर. Good evening. गुड इवनिंग सर. चलिए आगे सारे बच्चे. हाँ सर, ऑलमोस्ट आ गए. स्टार्ट कर सकते हैं आप. चलो अच्छी बात है. सर बोर्ड. स्क्रीन पे सर आप नहीं आ रहे हैं सर. मैं नहीं आ रहा हूँ. नो सर. क्या हो गया? कौन आ रहा है मेरी जगह? कोई हेमा मालिनी तो नहीं दिख रही? क्या सर? कौन दिख रहा है? हेमा मालिनी दिख रही है? ऐश्वर्या राय दिख रही है? नो सर, कोई नहीं दिख रहा है. मतलब एकेडमिक्स का वो लोगो है लेकिन उसमें कोई वीडियो स्टार्ट नहीं है. हाँ, क्योंकि बेटा आपने बेटा एकेडमिक्स वाले को सेलेक्ट कर रखा है. अच्छा. आप टीचर वाले को सर, सेलेक्ट करें जो राठौर के नाम से होगा. जी सर, जी सर. उसको अभी. पिन करो बेटा. लास्ट वाला, सबसे लास्ट मिलेगा आपको. हम्म. कौन है ये? क्या नाम है बच्चा? सर विशाल पांडे. विशाल पांडे, पहली क्लास. राइट. जी सर. हाँ, हरकतें तभी ऐसी हैं. सॉरी सर. कोई बात नहीं, इट्स ओके. ऐसे सीखता है आदमी. अब दिख रहा हूं मैं? जी सर. ठीक गुड ठाक दिख रहा इवनिंग. हूँ? यस सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलो, और भी कोई ऐसा जिसकी पहली क्लास हो? प्रिंस ओनर. कौन है ये प्रिंस ओनर? अरे प्रिंस ओनर करके कोई बच्चा है जिसका यूजर आई जो आईडी दिख रहा है वो प्रिंस ओनर के नाम से दिख रहा है? कौन है ये बच्चा? हेलो. हाँ जी बेटा, क्या नाम है? प्रिंस कुमार. प्रिंस कुमार. यस सर. अच्छा, ओनर किस चीज के हो आप? सर ऐसे टाइटल लगाए हैं. अरे ऐसे ही. यस चलो सर. ठीक है, ओनर लिखा है तो उसे पे सर्वेंट मत लिख देना, है ना, वरना प्रिंस की ओके बेइज्जती हो सर. जाएगी. चलो, विशाल. विशाल, तुम्हारी यूजर आईडी में क्या लिखा हुआ है? सर इलाई शेन लिखा हुआ है. कौन है ये? सर एक कार्टून कैरेक्टर है. तो तू कार्टून अपने आप को समझता है? नो सर, मैंने वो ऐसे ही लिख दिया सर. अच्छा, चलो अच्छी बात है. चलो, टेस्ट हुआ कल? अरे भैया, टेस्ट हुआ कल? टेस्ट टेस्ट. यस सर. यस सर. कितने लोगों ने दिया? जरा चैट बॉक्स में लिखे भाई यस. जल्दी जल्दी, क्विकली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. बाकी लोगों ने जिसने नहीं दिया वो जरा नो लिखें. प्रत्यक्षा मिश्रा, जो नया बच्चा है उसको छोड़ दे भाई. प्रत्यक्षा, कौन सी क्लास है तुम्हारी? हेलो. हाँ जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? नो सर. टेस्ट क्यों नहीं दिया? Sir, I was trying to attend it, but after some time there was some technical issue. तो टेक्निकल इशू क्या हुआ? सर वो अचानक से ब्लैंक आउट हो गया सब कुछ. तो दोबारा चालू कर लेते. दोबारा अटेम्प्ट किया था, मैंने 3 से 4 बार अटेम्प्ट किया था. देन आई टॉक टू एकेडमिक्स डिपार्टमेंट. उन्होंने कहा कि आप रीअटेम्प्ट कर लेना. मेरी आईडी ही लॉग आउट हो गई थी एंड इट वाज सेइंग दैट नो रिकॉर्ड्स फाउंड. ओके. क्लास वगैरह सही सेलेक्ट किया हुआ था आपने? यस सर. चलो अच्छी बात है. एनीबॉडी एल्स? यार बेटा आज दे सकते हो तुम. प्रत्यक्षा, एक बार ट्राई करना आप, ठीक है? क्लास के बाद या कल आप ट्राई करना और उस एग्जाम को दोबारा रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? ओके सर. हाँ जी. एनीबॉडी एल्स?
यार 33 लोग कनेक्टेड है, मैं एक दो लोगों को हटा देता हूँ। मेरे को जैसे कुछ लोग तो 30 अराउंड मेरे पास आंसर आने चाहिए। 20 से 22 लोगों ने टेस्ट दिया है, 7 से 8 लोगों ने नहीं दिया है। वो 7 से 8 में से भी एक बच्चे ने बताया, दूसरा नया बच्चा, बाकी 5-6 का है। हर्षद जरा एक बार क्रॉस चेक करना है ना, आपको अपने पास डेटा लेना कि किस किस बच्चों के टेस्ट सबमिट नहीं हुए हैं, वो एक बार मेरे साथ शेयर कर देना जब भी आपको टाइम मिले। श्योर सर, श्योर। ओके, जितने लोगों के पास यहाँ पे मैंने यस है वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ठीक है। और जिन्होंने यस और नो दोनों नहीं बोले उनको मैं बताऊंगा। चलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैंने टेस्ट दिया नहीं, मेरा मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। क्या हुआ बेटा, आपने? मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, मैंने यस लिखा बट जा नहीं रहा है। मैंने टेस्ट दिया था। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। राजीव द्विवेदी। यस हाँ सर। जी बेटा। वो एक्चुअली मैंने टेस्ट नहीं दिया है क्योंकि अभी मेरे को 3 डेज हुए हैं क्लास अटेंड करते हुए। सो कोई पीछे बात के नहीं। टॉपिक में वो बाकी टॉपिक जो है ना मेरे, वो अभी रह गए हैं, इस वजह से मैंने टेस्ट नहीं दिया है। कोई बात नहीं बेटा, टेस्ट दे देते तो क्या जा रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ तो पढ़ा था आपने। हाँ सर, वो मैंने पढ़ा था और मतलब अटेम्प्ट भी किया था, बट बाकी के मेरे क्वेश्चंस रह गए थे तो मैंने सोचा कि मैं बाद में दे दूंगी। देखो पहली चीज आगे से याद रखिएगा, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आपकी तैयारी हो या नहीं तैयारी हो, टेस्ट आपको देना ही देना है। द रीजन बिहाइंड इज दिस, आपने कुछ तो पढ़ा होगा, 10 क्वेश्चन तो बनेंगे, ठीक है। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपने बेसिकली अटेम्प्ट नहीं किया या जो भी आप कहोगे, तो हमेशा टेस्ट देना है, चाहे आपको 2 क्वेश्चन बने उसमें, चाहे 5 क्वेश्चन बने, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी टेस्ट स्किप नहीं करना है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन और एनी अदर रीजन। ओके टेस्ट हमेशा देना है, इस चीज को ध्यान रखें, बाकी सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे से याद रखेंगे। चलिए, टेस्ट में किसी को कोई डाउट है जो यहाँ पूछना चाहता है, जल्दी से पूछ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन में है। हाँ जी, एक सेकेंड। किसी बच्चे ने टेस्ट के वो ओपन कर रखा है क्या, रिव्यू वगैरह कुछ ओपन होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ही ओपन कर लेता हूँ, वेट। मनोज कुमार इज रिप्लाइंग राइट नाउ, होल्ड करना फॉर सेकेंड। चलो बेटा, किसको डाउट था जरा मुझे क्वेश्चन नंबर बताएंगे प्लीज। हाँ बेटा, किसको डाउट था? हेलो, किसको डाउट था? मेरी आवाज आ रही है? प्रत्यक्षा, तुमको डाउट था? किसको डाउट था यार? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलो, किसी को भी डाउट है? यस सर, एक चीज पूछनी थी। एक एक करके। सानवी तुम बोलो पहले। सर अगर 5.00 मीटर है और 5.00 किलोमीटर है तो उसमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? एक्यूरेट या प्रिसाइज्ड? सर एक्यूरेट। देखो, एक्यूरेट ऐसे आप नहीं बता सकते कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए आपको कौन सी बतानी है सर? क्लोजनेस चाहिए ट्रू वैल्यू से, ठीक है, पहली यस चीज। सर। अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है तो आप क्या बोलते हो कि सर जो मोर प्रिसाइज होती है हम उसी को मोर एक्यूरेट मान के चलते हैं, ठीक है। तो ओके सर, तो फिर इसमें सर वो 5.00 मीटर हो जाएगा ना? 5.00 किलोमीटर और मीटर में से मीटर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट।
सर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन तो है नहीं। तो फिर कैसे पता तेरे को 5th क्वेश्चन? फिर डाउट कैसे पूछेगा, कैसे समझ में आएगा तेरे को क्वेश्चन नहीं है सर तेरे उसमें जो रिपोर्ट में उसमें लिखा है कौन सा गलत क्वेश्चन है, तो फिर इसलिए पूछ रहा हूँ। आप रिव्यू नहीं कर सकते क्या? उसमें रिव्यू का ऑप्शन नहीं है कुछ भी? सर नहीं है ऑप्शन। तो फिर मैं समझाऊंगा भी कैसे यार? अरे हर्षद है क्या वहां पे अभी? यस सर। नहीं चलो, लगता है कि वो शायद इधर उधर हो गए यार। देखो ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो तुम क्या ही पूछोगे मुझसे? फिर क्वेश्चन में तो डाउट क्या रहेगा? चलो एक काम करते हैं, सर वही जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो देखने थे सर। जो क्वेश्चन उसमें रॉन्ग दिखाए हैं वो एक बार चेक तो करने थे कि क्यों गलत है या क्या मिस्टेक हुई है। अब वो व्यू ही नहीं करने दे रहा। That should be available. If it is not available, I'll talk to the team, right? चलो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है फिर डिस्कशन का, क्योंकि जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे तो आपको उसमें डाउट कैसे होगा, फिर उसको रीएवैल्यूएट कैसे करोगे? ठीक है तो सर डीपीपी क्वेश्चन। हाँ बेटा आ रहे एक एक करके आ रहे, क्यों परेशान हो रहे यार? बहुत टाइम है अपने पास। चलो हाँ भैया, चलो तुमसे स्टार्ट कर रहे हैं। डीपीपी क्वेश्चन बोलिए। डीपीपी किसी के पास डीपीपी ओपन है? आकाश तेरे पास ओपन है? सर पूरी डीपीपी नहीं है, जो क्वेश्चन डाउट थे वो ओपन है। Anybody having the full DPP open in the any tab? जो रिव्यू वाला ऑप्शन होता है? कैसे हो यार? 35 बच्चे बैठे हो, एक डीपीपी ओपन करके नहीं बैठे हो? अरे क्विकली ओपन कर ले आकाश, बगल से ओपन कर ले जल्दी से। बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी इसलिए बोल रहा हूँ। आकाश ओपन कर रहा है ना? मैं भाई वेट कर रहा हूँ बस। यस सर हो गई ओपन। हाँ प्रेजेंट कर दे अपनी स्क्रीन जल्दी से। यस सर। हाँ जी, जिसको क्वेश्चन देखना है वो आकाश की स्क्रीन, आकाश वाले ऑप्शन पे जाके वीडियो जो भी उसको प्रेजेंट हो रहा है वो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे मैं सॉल्यूशन बताऊं आप मेरी स्क्रीन पे स्विच कर सकते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? डाउट क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर विच वन? आकाश तुमसे स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो कौन सा है थर्ड? सर ये रहा। द टाइम टेकन बाय yes sir. A vehicle to go from one station to other is 100 seconds. It is recorded with a stopwatch having least count of 1 second. How many significant figures are there in the t equal to 100 second? Correct answer is 3. सर सॉल्व कैसे होगा ये? 100 सेकंड को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, कितना लिखोगे? सर 3। अबे उसमें लिखो, क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, सॉरी कैसे लिखोगे? सर 1 into 10 की पावर 2। 1 into नहीं बेटा, 1.00 into। यस सर। ऐसे 0 का उड़ा देते हो भाई साहब, 0 नहीं उड़ाने हैं आपको। आपने सिर्फ डेसिमल ऐसे शिफ्ट कर दिया। 1.00 into 10 to the power 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? सर 3। दैट इज द आंसर। ओके सर। उसका लीस्ट काउंट का मतलब समझते हो कि सर वो सबसे छोटा वैल्यू कितना मेजर कर सकता है? 1 सेकेंड। मतलब आपने हमेशा देखना गलती किसमें होती है? सबसे लास्ट वाले डिजिट में। जैसे आपकी स्केल सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकती है पता है आपको? नॉर्मल स्केल जो होती है 0। सर मिलीमीटर। हाँ इशिका, एनीवन? The minimum possible distance measured by your normal scale. हाँ जी कितना? सर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप बोलते 1 मिलीमीटर इज फॉर द लीस्ट काउंट, मतलब द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो आपने जरा देखा कि आपके एरर में भी जो होता है अनसर्टेनिटी किसमें आती है? लास्ट वाली जगह में, मतलब 1 mm में। या तो वो 1.2 सेंटीमीटर होगा या 1.3 सेंटीमीटर होगा, देखा था आपने? तो 2 सेंटीमीटर या 3 वो
2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर में डिफरेंस आ जाता था। आप बोलते थे सर या तो वो 1.2 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर। ये लास्ट वाली डिजिट कैसी होती थी? अनसर्टेन। मतलब क्या है सर? ये मिलीमीटर वाली 1 मिलीमीटर ऊपर नीचे हो सकती है ना, अनसर्टेनिटी लास्ट डिजिट में जाती है। तो यहाँ पे भी किसमें 100 की जगह 101 हो सकता है, या फिर एक कम हो सकता है, 99 हो सकता है, क्योंकि लीस्ट काउंट कितनी है 1। तो आप बोल सकते हैं एक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो जनरली आप बोलोगे इसमें अनसर्टेन होगी लास्ट वाली, तो लास्ट वाली अनसर्टेन, उससे पहले वाली सर्टेन। वैसे भी आप देखोगे तो 3 आएगी। नहीं तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? हमेशा किसमें कन्वर्ट करो? सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, 13th question. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इसी से रिलेटेड एक चीज थी कि अगर सर 3900 होता है सपोज, तो उसमें नंबर ऑफ क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होते हैं। 3900 मीटर, 3900 सॉरी 3900 मीटर। हाँ, क्या होता फिर उसमें? क्या होता? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ 3 और 9 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आप बोलो 39 मीटर ऐसा, या 3900? 3900 हाँ। 100 मीटर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें बेटा? सर 2 होने चाहिए। 4। 2 आपने गलत पढ़ा है। सर ऐसा होता है ना कि अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मेरे को मालूम था तुम इस सही आओगे। मैंने तुमको क्या बताया? वो सारे रूल्स बाद में जाके कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, वो रूल फेल हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब। इसलिए मैंने तुमको रूल पढ़ाया। मैंने क्या रूल पढ़ाया? साइंटिफिक नोटेशन। यस सर, साइंटिफिक नोटेशन में करके करना है। वो जो 2 आंसर दोगे रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ओके सर। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे सर? 3.900 into 10 to the power 3 ऐसे करोगे? यस सर, फिर 4 हो जाएगा। कितने जी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर यूनिट। अब इसको देखो, आप क्या बोलोगे? किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे? आप बोलोगे सर 3.900 किलोमीटर ऐसे लिखोगे। अब यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे तुम्हारे रूल्स के अकॉर्डिंग? 4। इसमें कितने दिख रहे थे तेरे रूल्स के अकॉर्डिंग? 2। क्या यूनिट चेंज से मेरे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने चाहिए? नो सर, नो। तुम्हारा रूल कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया इसका मतलब। यस सर। इसीलिए मैंने बोला है, वो रूल्स मैंने तुमको पढ़ाई नहीं इसीलिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो आकाश नेक्स्ट क्वेश्चन। So 13th question. बोलो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Sir, the number of significant figures in pure number 410 is. प्योर नंबर में बताया था कितने होते हैं? एनीवन? इनफाइनाइट। नोट्स में लिखा है बेटा आकाश, नोट्स में पॉइंट करने को लिखने को बोला था, इसका तूने लिखा नहीं, नोट ढंग से नहीं बना, कान के नीचे पड़ेगा ये। Sir, क्या था वो पॉइंट? एक बार फिर बता दो। नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं मैं? नोट्स पढ़े तूने? Yes, sir. आकाश आज तुम्हारा देखो ट्रुथ टेस्ट होता है, तुम्हें नीट की कसम है, क्या तुमने नोट सही से बनाए पूरे? Sir, बनाए तो हैं। नहीं बनाए तो नहीं है, क्या सही से बनाए हैं? Yes, sir, सही से बनाए हैं। जो मैंने बोला है पॉइंट कितने को, तुमने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, और जो स्क्रीनशॉट किया है वो सारे कॉपी में नोट डाउन किए हैं? Yes, sir. यस, आवाज में दम नहीं दिख रहा है मेरे को। Yes, sir. तो फिर नोट्स में लिखा है बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स के, पढ़ लेना भाई। इसका तूने नोट्स पे पढ़े नहीं, दोबारा टेस्ट या डीपीपी के द्वारा नोट्स पढ़े? Sir, टेस्ट से पहले पढ़े थे। पढ़े थे। बाकी लोग क्या नोट्स पे लिखा है कि प्योर नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? अरे मैंने बताया कि नहीं? अरे बाकी लोग अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो, नहीं बताया तो मना कर दो। सर नहीं बताया था। यार ऐसा बोल नहीं सकता। सर नहीं बताया। सर आप एक सेकंड, मैंने ये बताया था कि स्टूडेंट के नंबर मान लो 17 है क्लासरूम में, तो बताओ 17 को मैं 17.00 लिख सकता हूँ, 17 को मैं 17. नो सर। 17 अच्छा तो तुम्हारा इसका स्किप हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, स्किप हो गया, कोई बात नहीं आकाश, इसका नोट्स अच्छे बने। कोई पूछ रहा है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा ये नोट्स खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है, कहीं पे नोट्स प्रोवाइडेड नहीं है, जो क्लास होती है वहीं पे नोट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं और स्क्रीनशॉट लेके बाकी जो चीजें बोर्ड पे लिखी होती है वो खुद नोट्स में लिखनी होती है,
किसी ने चैट में पूछा है कि सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो ये खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, आपको हर क्लास में खुद के नोट्स बनाने हैं। जितने पॉइंट्स मैं बोलता हूँ वो भी लिखना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है मैं नहीं बोलता हूँ वो भी लिखना है, और जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना अच्छा आपका होगा। चलो कोई बात नहीं, शायद इसके बोल होगा तो नोट डाउन कर लो, जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पड़ा है इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क के स्टार मार्क करके लिख लो कि सर प्योर नंबर मतलब होता है 2, 3, 5, 4.5, ये प्योर नंबर्स होते हैं। प्योर नंबर मतलब प्योर नंबर होता है, 2 इज नंबर, है ना। तो आप बोलते हो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट काउंट करते हैं हम, बिकॉज आप क्या बोलोगे, मैंने कहा किसी क्लास में स्टूडेंट है 4, अब मैं ये थोड़ा बोल सकता हूँ कि सर इसमें 4.0 हो सकते हैं या 4.01 हो सकते हैं या 4.5 हो सकते हैं, 4.2 हो सकते हैं। 4 स्टूडेंट मतलब 4, 4.25 स्टूडेंट नहीं हो सकते ना, 4.5 स्टूडेंट नहीं हो सकते ना, मतलब वहां पे अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं ना, या तो 4 है या नहीं है। ठीक है, तो वहां अनसर्टेनिटी नहीं है। मैं 4 को 4.0 भी लिख दूंगा तो भी मुझे कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज मैं श्योर हूं कि 4.1 नहीं हो सकता, 4.0 लिख सकता हूँ, 4.00 लिख सकता हूँ, 4.0000 कितने भी आगे 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि सर वो 0.1 नहीं हो सकता, वो 4 के बाद स्टूडेंट होंगे 5 श्योरिटी के साथ। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर इनमें अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है प्योर नंबर में, है ना। जो हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ट्वाइस कर रहे हैं, किसी चीज को डबल कर रहे हैं तो हमें मालूम है हम 2 टाइम्स करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2.1 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। हम श्योर होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी होती नहीं है, मेजर्ड वैल्यू नहीं होती, वो प्योर नंबर होते हैं, नंबर। ठीक है, तो नंबर जब भी आएगा प्योर नंबर तो आप समझ जाना कि सर उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं, हम बोलते हैं इनफाइनाइट, बिकॉज़ उनमें अनसर्टेनिटी नहीं होती। क्लियर आकाश? यस सर। नोट डाउन कर लो, जिसके नहीं लिखा होगा गलती से हो गया बस स्किप, यार मेरे को अभी रिसेंटली मैं दूसरे क्लास में बताया होगा। चलो हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट सर, सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जरा स्क्रॉल करना आकाश। सर प्योर नंबर के बारे में पूछना था कुछ। बोलो बेटा। सर तो मतलब हम इसमें डेसिमल नंबर्स में नहीं लेते ना, सिर्फ डेसिमल्स यूज होंगे तो 0.00 करके यूज होंगे, बाकी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी इसकी। प्योर नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर फिक्स हो गया। अगर आपने 2 बोल दिया मतलब 2 है, आप 2.0 लिखो, 2.00 लिख सकते हो, लेकिन 2.01 नहीं लिख सकते उसको। नंबर है नहीं, अगर कोई वैल्यू जैसे 2.5 हो, जैसे यहाँ पे 2 ऑरेंजेस हैं और एक आधा ऑरेंज पड़ा है, तो उसका नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? किसका पड़ा? किसका बोल रहे हो? जैसे 2 ऑरेंजेस हो और एक आधा ऑरेंज पड़ा हो तो उसका नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सर? तो वो भी प्योर नंबर है। प्योर नंबर का मतलब राउंड फिगर नहीं होता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, बट वो नंबर होगा, मेजर्ड वैल्यू नहीं होगी। 2 सेंटीमीटर नंबर नहीं है, एक मेजर्ड वैल्यू हो सकती है, बट 2 एक नंबर है। मैंने कहा सर इसको जैसे आप लिखते हो ना पेरीमीटर, आपने बोला पेरीमीटर क्या लिखते हैं? 2 × L + B, ये नंबर है। लेंथ मेजर्ड वैल्यू होगी, ब्रेड्थ मेजर्ड वैल्यू होगी, बट ये एक नंबर होगा, ये कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं होगी। क्या इसमें कभी गलती हो सकती है क्या पेरीमीटर में? नहीं, आगे सर समझ। क्या ये 2 की जगह 2.1 हो सकता है क्या? नो सर। ये कहने का मेरा मतलब है। अगर आप बोलते हो ए क्या होता है? हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये प्योर नंबर है। ठीक है, हमेशा आंसर हाफ ही होगा इसमें, तो इनको बोलते हैं प्योर नंबर। मेजर्ड वैल्यू से कंफ्यूज मत हो जाना। सर अगर 4.5 फिर प्योर नंबर है तो उसको 4.5000 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, प्योर नंबर है मतलब आप उसके आगे कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेजर्ड वैल्यू में नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। मेजर्ड वैल्यू में 0 0 लगाने का मतलब है आपकी स्केल चेंज कर दी, मतलब आप बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहे हो। आपने बोला मैं मेजर कर सकता हूँ 1.2 सेंटीमीटर और किसने लिख दिया 1.20 सेंटीमीटर, स्केल चेंज हो गई। हमारी नॉर्मल स्केल से तो ये आप मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगली डिजिट तो हमें पता ही नहीं होती ना। हम या तो 2 मेजर कर सकते हैं या 3, 2 के आगे 2.0 या 20 21 23 ये हमारी स्केल मेजर नहीं कर सकती। इसका मतलब आपने कोई दूसरी स्केल यूज की होगी, तो ये मेजरमेंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं हम मन से 0 लगा दें, हमारी स्केल चेंज हो रही है इसका मतलब, तो मेजर वैल्यू में गलत हो जाएगा। ये नंबर में कितना भी लगा दो क्योंकि वो नंबर है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। आपकी सारी आवाज चली गई। चलो कौन पूछ रहा क्वेश्चन तब तक? वापस आएंगे इन पे। किसने पूछा था 6 नंबर?
सर चाहत। चाहत। हाँ जी बेटा, पूछो डाउट क्या है। सर इसमें स्क्रीन पे है। सर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है या सेकंड? ये तुम बताओगी, मैं बताऊंगा। सर मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला ठीक है। क्यों सेकंड वाला ठीक है? सर क्योंकि वो मोर प्रिसाइज है ना, इसलिए। क्या क्या क्या, फिर से बोलना जरा। वो मोर डिटेल में है ना, इसलिए। तो मोर डिटेल में आना क्या मोर एक्यूरेसी बोलता है क्या, कि मोर प्रिसीजन बोलता है? प्रिसीजन। क्वेश्चन में तो एक्यूरेसी पूछा है। ओके ठीक है, समझ में आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट। सर 15th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अनस? 15th क्वेश्चन सर। क्वेश्चन है आकाश, जरा नंबर ऑफ करना। हाँ जी बेटा। सर ये इसमें 26,000 में सिग्निफिकेंट नंबर कितने? तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए? सर आपने अभी जैसे सानवी को बताया तो उसके हिसाब से तो 5 होना चाहिए। उसके हिसाब से कितने होने चाहिए? 5। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है? सर मैंने भी 5 ही करा था। तो फिर आंसर भी 5 होगा। सर रॉन्ग दिखा है। क्या आंसर आ रहा है? सर पता नहीं, पर ये 5 रॉन्ग दिखा रहा है। अरे बेटा, आंसर जब तूने क्लिक किया होगा तो कुछ आंसर आया होगा ना यार, कैसी बातें कर। सर 2 आंसर था। सर इसमें 2 होगा। 2 है तो उसको चेंज कर लो, आंसर इज 5, रॉन्ग है उसमें। ओके सर। ठीक है। यस ये सर। देखो, जो वो रूल फॉलो करता है ना, ये उस बुक से कहीं से क्वेश्चन उठ के आ गया, इसका मतलब। ठीक है। करेक्ट आंसर इज 2600 है, क्या है 1000 है, 26,000 मेजर्ड वैल्यू है। 2.6000 into 10 to the power 4 लिखोगे, 5 इज द आंसर। अगर आंसर इसमें 2 दे रखा है उसको करेक्ट कर लेना, 5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। जो भी क्या मैंने अपना फोन नंबर शेयर किया है व्हाट्सएप का आपके साथ? यस सर। यस सर। उस पे ये जितने भी आंसर्स वगैरह या टाइपिंग है कभी भी आपको मिला करे, जैसे आज तुमको मिल गया, मेरे को स्क्रीनशॉट उसका भेज दिया, तो ताकि मेरी नॉलेज बढ़े और मैं आगे उसको फॉरवर्ड करके उसका करेक्शन करवा दूंगा। सर मेरे पास फोन नंबर नहीं है आपका। कोई बात नहीं बेटा, तू आज पहली बार आया है, थोड़ा मेहनत कर, मिल जाएगा। इतनी आसानी से नहीं मिलता नंबर। ओके सर। सर मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे पास भी नहीं है नंबर। एक सेकेंड कि कौन आपका नाम क्या बेटा बच्चा? सर दीक्षा। दीक्षा बेटा, तुमको भी मिल जाएगा, छोरों को बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, टेंशन मत लो। क्या है कहने का मतलब है, मिल जाएगा, आपस में पूछ लेना यार, कोई तो दोस्ती आ रही होगी, मिल जाएगा, नहीं तो फिर किसी दिन शेयर कर दूंगा। ओके सर। नेक्स्ट। और कोई डाउट्स? नो डाउट्स? डीपीपी डन? आकाश तेरे को व्हाट्सएप मैसेज बहुत आते हैं यार, कौन कौन तेरे को मैसेज करता है? सर कोई नहीं, वो ग्रुप बन रखा है उसमें आते हैं। श्योर? मुझे लगा तेरे चाहने वाले बहुत हैं। नो सर। बेचारा इतना सैड हो गया। चलो मिल गया सबको मेरा नंबर? बहुत शैतान हो रे, तुरंत भेज देते हो। चलो आकाश, यू कैन क्लोज द स्क्रीन, कम बैक टू द स्क्रीन। सर एक डाउट तो है डीपीपी में, लेकिन वो मुझे पता नहीं वो पिछली वाली डीपीपी थी या ये वाली है। मैं क्वेश्चन रीड कर दूं? बोल दे यार, तेरे लिए कोई बात है, बोल। The number of particles crossing a unit area perpendicular to the x-axis in a unit time is given by n is equal to minus d n2 minus n1 upon x2 minus x1. कोई क्लास मिस की है क्या? इशिका, तुम्हारा नाम Yes इशिका है sir. ना? Yes sir. कोई क्लास मिस की है आपने?
नो सर, फिजिक्स की तो नहीं की थी शायद। अच्छा, क्या हमारे पिछली कोई डीपीपी का डिस्कशन रह गया था डायमेंशन वाली का? सर ये हो शायद गया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम मेरे से मतलब तब मैंने की नहीं थी ये सॉल्व, इसलिए मैंने बोला हाँ कि बेटा, पिछली गलती वाली है ये। किसकी गलती है ये? मेरी सर, सॉरी सॉरी। ऐसे हर एक बंदा एक एक क्वेश्चन लेके आएगा एवरी अदर क्लास में, सर एक डीपीपी पुरानी, तो कैसे काम चलेगा? सर और किसी क्वेश्चन में नहीं बचा, तो बस एक ही रह गया, करवा दो प्लीज। आपकी मेरे मर्जी। को पर्सनल भेज देना, मैं तुमको रिप्लाई मार दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो, एनीबॉडी एल्स? आगे बढ़े। चलो, लास्ट थिंग क्या हुई जल्दी बताओ। लास्ट थिंग क्या हुई थी? एरर। अरे मुर्दा लोगो, जिंदा हो जाओ, कोई तो बताओ लास्ट थिंग क्या हुई थी? सर एरर्स। क्या क्या बोल रहे हो आकाश? सर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यस सर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। सारे फॉर्मूले हो गए थे, कौन कौन से? लास्ट फॉर्मूला कौन सा बताया था? सर डेल्टा एक्स डिवीजन सर एक्सपोनेंशियल बताओ। 1/x = 1/a + 1/b का फॉर्मेट वाला बनाया था क्वेश्चन। यस सर। यस सर। सर फॉर्मूला बताया था। एग्जांपल्स कितने हुए थे? सर एग्जांपल तो एक ही हुआ था। कौन सा वाला एग्जांपल हुआ? सर एक्सपोनेंट वाला। बोलो बोलो जरा, क्वेश्चन बोलो। सर z a की पावर 3 b की पावर 1/3 c d की उससे पावर पहले 3। a + b वाले हो गए होंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो? एडिशन वाले पहले एग्जांपल हो गए होंगे, लेंथ का एरिया वाला या एडिशन वाले परसेंट तो हो वाला। गए थे। एडिशन वाले तो हो गए थे। तो यार मतलब हो गए ना एग्जांपल, एक एग्जांपल बहुत है कि और थी ये। ठीक है, अब आपको डीपीपी मिलेगी, डीपीपी में होंगे क्वेश्चंस। अभी एरर की डीपीपी नहीं मिली ना आप लोगों को बच्चा? नो सर। नो सर। नो सर। चलो चलो, आज मैंने शायद टेस्ट की वजह से डीपीपी नहीं दी, कि आपका टेस्ट में डायमेंशन आ रहा था। ठीक है, तो अब आपको एरर वाली एक डीपीपी मिल जाएगी और फिर आप उसमें डीपीपी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आनी बेटा। तो 1/x = 1/a + 1/b वाला क्वेश्चन नहीं हुआ उस टाइप का? करना है? यस सर। मानोगे नहीं? सर करवा दो। तो हुआ नहीं लास्ट टाइम। हो जाएगा, डीपीपी में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, आप उसको ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना पैरेलल में मैंने कहा एक R1 और R2 रेजिस्टेंस, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप बोलोगे 1/R1 = 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो उसमें वही फॉर्मूले से आप डेल्टा एक्स वगैरह भी निकाल सकते हो। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आगे डालो, जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है उसको पहले फॉर्मूला लिखो और फिर उसमें वैल्यू पुट करो। सिली मिस्टेक्स खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। और अगर अभी आदत नहीं डाली तो सिली मिस्टेक्स कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। और सिली मिस्टेक खत्म ना होने का लॉस बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा 45 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन मुझसे आते ही नहीं है, मान लो मेरे से 5 क्वेश्चन तो बनने ही नहीं है उस पेपर में, ऐसा मान लो। मतलब 40 क्वेश्चन है जो मेरे से बन सकते हैं। 40 क्वेश्चन अगर मैं पूरे बना देता, मान लो मेरे को 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, 5 क्वेश्चन नहीं बने, 40 क्वेश्चन मुझसे बनते थे। अब 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास है 60 मिनट्स। ठीक है, अब हुआ क्या कि सर 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास थे, और अगर मैंने उनको सारे क्वेश्चन सही कर दिए थे तो मेरे मार्क्स होते 160। अब मैं सिली मिस्टेक से कम 5 क्वेश्चन गलत करके आ गया, मतलब 25 माइनस कर दो, कहां पे अटक गए आप? 135 पे। सिली मिस्टेक्स का मतलब समझ रहे हो कि सर एक तो आपको क्वेश्चन, मैंने कहा सर मुझे 6 क्वेश्चन आते ही नहीं थे, कोई मुझसे बोलता सर मुझे 8 क्वेश्चन नहीं आते थे, कोई बोलता सर मुझे सिर्फ 5 नहीं आते थे, बाकी 40 आते थे। बट सिली मिस्टेक में उसने 5 गलत कर दिए, उसके आंसर आ रहे 135। वहीं पे दूसरा बच्चा जिसको 8 क्वेश्चन आते ही नहीं थे बट उसने सिली मिस्टेक्स नहीं की, सर वो 135 से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाएगा वो, जबकि उसको क्वेश्चंस कम आते थे, क्योंकि उसने सिली मिस्टेक्स में अपने आते हुए क्वेश्चंस नहीं गंवाए। ये तो मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स वाले।
आप लोग अभी स्टार्टिंग में 100-120 स्ट्रगल करेंगे मार्क्स लाने में। जब 100 और 120 मार्क्स में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मान लो 120 मार्क्स में क्वेश्चन मुझे आते हैं और मैंने 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर मैंने क्या कर दिया सर रॉन्ग कर दिया, सर 100 से नीचे आ जाओगे, कितना बुरा लगेगा कि ऑलरेडी मुझे सिर्फ और सिर्फ मान लो 30 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से मैंने 4-5 गलत कर दिए, बचे कितने 25, 20 आते नहीं थे और 5 और गलत कर दिए थे। तो भाई साहब सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने का तरीका यही होता है, प्रॉपर प्यारा प्यारा सॉल्व करो, स्पीड की टेंशन मत लो, स्पीड अपने आप आती है, स्पीड आपके स्टेप स्किप करने से नहीं आएगी, स्पीड आपके फॉर्मूला ना लिखने से नहीं आएगी, स्पीड बड़े आराम से आएगी अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से करना सीख लिया है तो। 45 क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा मिलता है फिजिक्स में अप्रोक्सीमेटली, भाई साहब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग में हो सकता है तुमसे 20 क्वेश्चन भी ना बन रहे हो 1 घंटे में, बट जैसे जैसे प्रिपरेशन होती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे, मैं कहता हूं सर 1-1 घंटे में 60-60, 70-70 क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड की टेंशन मत लो भाई, प्रॉपर हर मेथड को, हर फॉर्मूले को नोट डाउन जरूर किया करो बिफोर अप्लाइंग। चलो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ने वाले हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ लिया था बेटा हम लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। आज हम एक छोटा सा देखो एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज चेंज। अब होगा क्या, मैं ना मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं नीट में, एवरी ईयर एक आध क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आता है, मैंने बोला कि मान लो एक क्वांटिटी है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का एक रिलेशन बता देता हूं ये। अच्छा लीनियर मोमेंटम सबको पता है m/v होता है, पता है क्या सबको? यस सर। यस सर। एक ही बच्चे को पता है? यस सर। यस सर। आई होप मैक्सिमम लोगों को पता है, कोई बात नहीं हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये मास है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में एक ये रिलेशन होता है। अब जरा देखो, जब लीनियर मोमेंटम को आप इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, अगर मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये चीज हमको पता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो लीनियर मोमेंटम को मैंने कुछ परसेंटेज से इंक्रीज कर दिया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो होता क्या है कि एरर क्या है, मैंने कहा एरर मेरी वैल्यू थी 10, अगर वो गलती से 10.1 आ गई तो मैं कहता हूं मतलब आपने वैल्यू को बढ़ा के लिख दिया। अगर मैंने कहा सर a की वैल्यू को मैंने इतना बढ़ा दिया, तो बताओ x कितना बढ़ जाएगा या x में कितनी एरर आ जाएगी, यही तो एरर है। बट वहां पे हम बोलते हैं जो चेंज होता है, मतलब अपनी एक्चुअल वैल्यू से जो चेंज होता है, ज्यादा या कम, बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, तब वो जाके एरर के फॉर्म में डिराइव करते रहे। हमने देखा था कुछ वैल्यूज निगलेक्ट की थी, वो कब निगलेक्ट कर सकते हो, जब चेंजेस बहुत छोटे होते हैं। वो फॉर्मूले एरर के तभी वैलिड हैं जब एरर बहुत छोटी हो, छोटी मतलब 5-6%। अगर एरर ज्यादा बड़ी हो गई तो वो फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा उसी कंसेप्ट को मैं यूज करना चाहता हूं अपने चेंज में भी। अगर मैंने बोला इफ परसेंटेज चेंजेस आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब है सर नियर बाय अप टू 5 to 6%। इस चीज को हाईलाइट कर लें, जो परसेंटेज चेंज है वो 5 से 6% से छोटे होने चाहिए। तो मैं इन चेंज में एरर वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं सर, इन चेंज में इस फॉर्मूले में एरर वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूं। कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने कहा जरा देखो, अगर मैंने कहा परसेंटेज चेंज क्या होता है सर, परसेंटेज चेंज होता है k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल into 100। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख देते हैं, डेल्टा k बाय k into 100, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, मैंने बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो, मैंने कहा सर अगर मेरे परसेंटेज चेंज बहुत छोटे हैं, ठीक है, चेंजेस बहुत छोटे में एरर वाले फॉर्मूले लगा सकता हूं। वो कैसे लगाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा, विशाल अपना माइक्रोफोन प्लीज नोट करें।
जी सर। मैंने कहा सर जरा देखो, अगर एरर की बात करते तो हम बोलते क्या लिख सकते थे इसको, डेल्टा के बाय के इंटू 100 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय पी इंटू 100। मास को ऊपर लेके आते तो मास की पावर माइनस होती तो हम क्या लिखते, प्लस डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। एरर के फॉर्मूला में ऐसे लिखते हैं, है ना। आप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर इन दी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन दी मोमेंटम प्लस परसेंटेज चेंज इन दी मास। इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, चेंज की बात कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर इंटू एम की पावर -1/2 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे p की पावर 2 थी तो आपने लिख दिया 2 इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। यहाँ m की पावर -1 थी तो आप जब चेंज फाइंड आउट कर रहे होगे तो यहाँ प्रॉपर साइन आएगा माइनस। वो क्यों आएगा वो भी देखो। मैंने कहा जरा देखो, अगर मास को इंक्रीज करूंगा तो मेरा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। मैंने कहा ये हो गया परसेंटेज चेंज इन दी लीनियर मोमेंटम। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मास का चेंज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती हुई दिख जाएगी। मास में चेंज को अगर मैं इस चेंज में ऐड कर दूंगा इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज बड़ा आएगा, जबकि मास अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब मास के चेंज को माइनस करना पड़ेगा मुझे। तो एरर में हमेशा ऐड करना है, हमेशा पॉजिटिव यूज करना है, बट जब हम चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज इज समथिंग एल्स, एरर से डिफरेंट है, बट हम एरर के फॉर्मूले को शॉर्ट ट्रिक की तरह चेंज में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमारे परसेंटेज चेंजेस बहुत छोटे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एरर वाले फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं विद लिटिल मॉडिफिकेशन। अगर यहाँ पावर माइनस है तो यहाँ पे चेंजेस में पावर माइनस काउंट होगी, पहली चीज। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, मैंने कहा अगर पावर ये लीनियर मोमेंटम को क्या किया मैंने, इंक्रीज किया। इंक्रीज का करने का मतलब है कि जो डेल्टा पी है या डेल्टा पी बाय पी है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। कोई चीज जब इंक्रीज कर रहे हो तो आप बोलते हो डेल्टा पी पॉजिटिव। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू बड़ी होगी तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि फाइनल बड़ी होगी और इनिशियल छोटी होगी, तो दिस माइनस दिस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आपको डेल्टा पी बाय पी उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। एरर में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो एरर कम आ रही हो ट्रू वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही हो, हम हमेशा एरर में पॉजिटिव लिखते हैं। बट जब हम चेंज पढ़ रहे होंगे तो हमें ये प्रॉपर साइन भी फॉलो करने पड़ेंगे। कोई चीज जब इंक्रीज होती है तो डेल्टा पी पॉजिटिव होता है, डेल्टा मतलब चेंज पॉजिटिव होता है। अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसमें चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डिक्रीज का मतलब क्या, फाइनल वैल्यू कम है इनिशियल से। फाइनल वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो देखिए ये वाली बड़ी हो जाएगी, मतलब नेगेटिव साइन वाली बड़ी हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो कुछ पॉइंट्स अगर हम इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये दिस एंड दिस, ये चेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो एरर वाले शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं एरर वाले फॉर्मूले हम परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करने में। कभी भी एरर और चेंज को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, किसी को कोई डाउट है क्या इस पूरे में? फिर हम इसके एग्जांपल देखेंगे। अरे भैया हाँ या ना दोनों बोला करो। यार आवाज आया कर यार, रिप्लाई दिया करो, मुझे नहीं समझ में आता है, पढ़ाने का मजा नहीं आएगा अगर ऐसे बोलोगे नहीं, चुपचाप बैठ जाओगे तो। मैं अपना गला मतलब सोचो इतनी गर्मी में चीख चीख के बोल रहा हूँ, आप लोग से यस और नो भी नहीं निकलती है यार। घर पे बैठे हो मस्त एसी चला रखा होगा, पंखा पूरा सब चला रखा होगा, और मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ बेचारा, ना मेरे पास पंखा है ना कूलर ना एसी है ना, गरीब आदमी है यार। चलो
एक बच्चे ने हाँ ना बोला, कान नीचे सबके लगे, सब लोग बोलो यस अगर सबको समझ में आ गया तो। यस सर। यस सर। यस सर। छह सात लोगों ने Yes, हिम्मत की, बाकी लोग अभी भी कौन बोलेगा, बाकी लोग बोल देंगे। ए जोगी, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखना। सर हाँ जी बेटा बोलो, कौन है? sir, can you explain again why is this positive and negative, that one delta p by p is positive? Why it is positive? Can you explain What is again? delta? What is delta p? अब आप बताओगे, देखो अभी देखो आप ही एक्सप्लेन करोगे। What is delta p? So change in p. Change in p. Change का मतलब क्या होता है? Final minus Initial. अगर p इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू बड़ी होगी छोटी? बड़ी। तो बड़ी माइनस छोटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? ओके ओके पॉजिटिव। दूसरा एक्सप्लेन करना है क्या मुझे? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात। चलो मैं बोलता हूं कि सर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, ठीक है, एंड मास इज डिक्रीज्ड बाय 1%। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जल्दी से बताओ कितना आएगा? 3%। मार कान के नीचे मारूंगा। फॉर्मूला रखा तूने? फॉर्मूला लिखा? यस सर। पक्का फॉर्मूला लिखा है? यस। प्रॉपर सॉल्व करना, मेरे को आंसर की जल्दबाजी की ना, मैं बता रहा हूँ सबको। प्रॉपर मुझे कॉपी पे पेन चला के सॉल्व करके उसके बाद आंसर दें। मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, बट मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए हर चीज का। मेरे डाउट बताने का तरीका भी यही है, मैं डाउट्स नहीं बताता हूँ। अगर आप मुझे डाउट्स भेजते हैं, हमेशा क्या मैं शायद पहली क्लास से बोल चुका हूँ, आप मुझे डाउट्स भेजेंगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन भेजेंगे और उसमें आप पूछेंगे सर बताइए मेरी गलती सर यहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, आप मुझे पॉइंट आउट करके पूछेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं देता कभी भी। इसलिए प्रॉपर सॉल्यूशन करें, ध्यान रखें। चलिए बताइए आंसर किस किस के आ गए? 3% मेरा आ गया सर। 3% शिवम, एनीबॉडी एल्स? सर 3%। दो लोगों के आंसर आए। सर 3% ही आ रहा है। 3 सर 5%। 5 आएगा, 5% आएगा, सॉरी 5%। शुभम ने अपना आंसर जल्दी से चेंज किया। आकाश ने फॉर्मूला नहीं लिखा इसलिए गलत किया। सर 5%। आगे आकाश बेटा, फॉर्मूला लिखा तुमने पहले? यस सर। गलत लिखा, फॉर्मूला गलत लिखा था? सर नहीं, अब लिखा है फॉर्मूला सही। हाँ सबसे सीख रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्या लिखोगे सर? आप यहाँ पे लिखोगे सर डेल्टा के बाय के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाय पी प्लस, प्लस नहीं, m की पावर नेगेटिव है, आप लिखोगे माइनस डेल्टा m बाय m होल मल्टीप्लाई बाय 100 और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। अब वैल्यूज पुट करो। मैंने कहा देखो t इंक्रीजेस बाय 2%, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? प्लस 2%। तो आप क्या लिखोगे? डेल्टा p बाय p इंटू 100 है परसेंटेज, ध्यान रखेंगे, तो आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ 2% माइनस m इज डिक्रीज बाय 1%, मतलब डेल्टा m कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये तो फॉर्मूले का माइनस है। डेल्टा m बाय m भी कितना आएगा? नेगेटिव 1% आएगा। तो आप बोलोगे टोटल कितना आएगा? सर 5%। अच्छा ये बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? सर इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई। क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर आपका पॉजिटिव 5% आया है, इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी में 5% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, चलिए
एक और क्वेश्चन लिख लो, सेम क्वेश्चन बोल देता हूं। इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 10%, और मास के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब मास कांस्टेंट मान सकते हो, देन व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज? 20%. फॉर्मूला लिख के सारी चीजें ध्यान से पढ़ के फिर आंसर दें। रिपीट कर दो। क्या हुआ बेटा? सर रिपीट कर दो एक और क्वेश्चन, नेटवर्क चला गया था। If the linear momentum is increased by 10%, what is the percentage change in the kinetic energy? If nothing is said about mass, we can take it as constant. To 20%. यार आंसर दो यार, बाकी लोग पता नहीं क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं, 2-3 लोगों के अलावा। 20%. 20%. ट्वेंटी परसेंट जितने लोगों ने बोला उनका आंसर गलत है। आप क्यों गलत है? एनीबडी? मैंने आपको क्या बोला था, हर चीज ध्यान से रखेंगे, हर चीज। पहली लाइन बताना परसेंटेज चेंज के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी थी, दैट इज परसेंटेज चेंज हैज टू बी वेरी स्मॉल, मतलब 5 से 6%, तो ये फॉर्मूला अप्लाई है, एप्लीकेबल है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन में? नो सर। फिर भी अप्लाई कर दिया आपने, ना सोचा ना समझा। यही तो गलत करते हो भाई, यही तो फिजिक्स रुला देगी। सोचते नहीं है, फॉर्मूला देखा, 10th की आदत है, V इक्वल टू IR, 2 वैल्यूज गिवन होंगी, तीसरी पूछी होगी, यहीं पे गलती करवा गए भाई साहब। जब आपको प्रॉपर्ली नहीं पूछा गया है तो आप बोलोगे भाई एक ही तरीका है कि क्या करोगे, आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने का तरीका क्या है, पहले आप बोलो P इनिशियल निकालो, P फाइनल निकालो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालोगे, उससे काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालोगे, और kf माइनस ki अपॉन इस तरीके से करके प्रॉपर तरीके से ही रखना पड़ेगा। मैंने कहा 10% का मतलब समझो, अगर पहले काइनेटिक लीनियर मोमेंटम p था, अब फाइनल कितना हो जाएगा सर, 1.1 p हो जाएगा। ये चीज समझ लो। मैंने कहा सर पहले लीनियर मोमेंटम p था तो अब कितना हो गया 1.1 p, 10% इंक्रीज हो गया। कोई चीज 100 थी, 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 110, 10% डिक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 90। अगर कोई चीज 1p थी तो 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी 1.1p। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। चलो, मैंने कहा सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखोगे आप सर p²/2m, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी। फाइनल कितनी हो गई होगी सर, आप बोलोगे 1.1p²/2m। p की वैल्यू चेंज होगी ना, अब आप बोलोगे p फाइनल का स्क्वायर/2m, p फाइनल अब कितने के बराबर है 1.1p²/2m। मैंने कहा जब इनका डिफरेंस लोगे काइनेटिक फाइनल काइनेटिक इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही तो होगा परसेंटेज चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे रख दो वैल्यू, फाइनल कितनी है 1.1 का स्क्वायर होगा 1.21p²/2m माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर p²/2m, सर अपॉन नीचे कितना है इनिशियल मतलब p²/2m इनटू 100, सर p²/2m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1.21 माइनस 1 इनटू 100। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ रहा है 21%। कितना आया 21% इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आया सर? ये तो लेंथी मेथड हो गया। अब देखो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊं तो आप इसी चीज को क्विक करने का बताने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने बोला कि सर पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो k थी, तब लीनियर मोमेंटम कितना था, p था। अब आप बोलोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 1.1 p हो गया। कितना हो गया, 1.1 p हो गया। और काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है सर, p स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, p स्क्वायर। तो आप क्या करोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी, p जो है वो 1.1 टाइम्स p हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का कितना टाइम्स हो गया होगा, आप बोलोगे सर p स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे इसका जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर टाइम्स। कैसे, देखो कैसे, मैं का लीनियर मोमेंटम अब कितना हो गया है इनिशियल से, 1.1 टाइम्स हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का कितने टाइम्स हो गया होगा सर, ये जो कोफिशिएंट है ना कितने टाइम्स हो गया जो p, क्योंकि लीनियर मोमेंटम किस पे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, p की पावर 2 पे। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई होगी, इस कोफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर हो गई। तो आप बोलते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, 1.1 स्क्वायर टाइम्स ऑफ k हो गई। एक बार ये कोफिशिएंट आ गया, ये जो कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये किसके बराबर आ गया, 1.21। जो कोफिशिएंट आएगा उसमें से आपको -1 करना है हमेशा और इनटू 100 कर देना है, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सॉल्व करोगे देखो फिर से 21% आएगा। जो भी कोफिशिएंट आ गया फाइनल और इनिशियल के बीच का ये कोफिशिएंट आ गया, ठीक है, इस कोफिशिएंट में -1 करना है, इनटू 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा हमेशा। फिर से देखो क्या किया मैंने कहा देखिए इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितने टाइम्स हो गया, 1.1 टाइम्स हो गया। मैंने कहा काइनेटिक फाइनल एनर्जी कितने टाइम्स हो गई होगी इनिशियल के, आप बोलोगे देखो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर टाइम्स पे डिपेंड करती है। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया होगा, जितने टाइम्स p हुआ है उसके स्क्वायर टाइम्स हो गई होगी काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो गई, 1.1 के स्क्वायर टाइम्स ऑफ k हो गई। आप बोलोगे ये कोफिशिएंट आ गया, इस कोफिशिएंट में से -1 कर देना, इनटू 100 कर देना, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। प्रॉपर मेथड ये है, इसी को बस थोड़ा शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है। अगर ये क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मेथड से भी बहुत लंबा आंसर नहीं आएगा। विद इन 1 मिनट आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर में परसेंटेज चेंज का दे देते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको फोकस किया है। जब आप नीट के प्रीवियस क्वेश्चन उठा देखोगे तो कहीं ना कहीं परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना तो देखो ये परसेंटेज है, ये हमने क्लास 9 10 में ही पढ़ा है परसेंटेज, ये वही है। एक चीज में अगर इतना परसेंटेज चेंज कर देते तो तब दूसरी चीज कितना चेंज हो जाएगी। ये हमने बहुत क्वेश्चन लगाए मैथ्स में 9 10 में, ठीक है, तो ये वही चीज दोबारा से आ गई है, बस यहाँ पे फिजिक्स में नाम चेंज हो गए हैं। चलिए, कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएंगे क्वेश्चंस, छोटी छोटी बातों का याद रखोगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। अच्छा, प्रैक्टिकल्स में वर्नियर कैलिपर किसी ने यूज किया आज तक? वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज? या क्या किसी ने प्रैक्टिकल किया 11th में कभी भी, या 10th में कभी, या स्क्रू गेज करके कभी देखा हो, वर्नियर कैलिपर देखा हो? 9 10 में भी कुछ कुछ लोग करवाते हैं वर्नियर कैलिपर। एक बंदे ने देखा है, और किसी ने देखा है? चलो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो पहले तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है वो बात कर लेते हैं ना। मैंने कहा वर्नियर कैलिपर होता क्या है। आपने बोला आपकी स्केल से सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हो, जल्दी बोलो फिर से। 1 mm। 1 mm। मैं चाहता हूं 1 mm से छोटी डिस्टेंस तक भी मेजरमेंट करूं, तो मैं और अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहता हूं, उसमें से एक ही है वर्नियर कैलिपर्स। अगर मैं और छोटे लेवल तक मेजरमेंट करना चाहता हूं, ठीक है,
तो आप बोलते हो कि सर उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है आपकी स्केल से बेटर देता है, वो देता है वर्नियर कैलिपर्स। तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि लेंथ मेजर करेगा विद मोर प्रिसीजन, ज्यादा छोटे लेवल तक, जिसका लीस्ट काउंट और छोटा होगा। लीस्ट काउंट का मतलब समझते हो ना, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। जैसे मैंने बोला, अगर आपको नहीं पता था तो उसको लिख लो, ठीक है। कि सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब वर्नियर कैलिपर्स समझ में आ गया किस लिए यूज कर रहे हैं। अब वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है जरा देखने की कोशिश करेंगे। रुकना एक सेकेंड, मैं आपको एक, शायद मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको? यस सर। दिस इज वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से मेटल का होता है, प्रॉपर्ली मेटल होता है। ये कुछ इस टाइप से दिखता है, इसमें आपको स्केल्स वगैरह दिख रही होंगी, है ना? यस सर। अब जरा देखो इसका पूरा इमेज कैसे होता है, कुछ ऐसा। ये अगर आप बोलोगे कि सर देखो इसमें दो जॉज दिख रहे हैं, ऊपर एक जॉज दिख रहे हैं और नीचे एक जॉ दिख रहा है, राइट? अच्छे से समझ लेना। और एक स्केल दिख रही है, इसको मेन स्केल बोला गया, बड़ी सी जो आपकी नॉर्मल स्केल होती है वैसी स्केल दिख रही है इसमें, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलते जाओ यार, मुझे पता, मैं स्क्रीन नहीं देख। हाँ यस सर। हाँ, तो इसमें अगर देखो ऊपर वाले जॉज, आप लोग अपनी स्क्रीन कैप्चर करके रख भी सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। आप बोलते हो ऊपर वाले जो जॉ हैं, जो ऐसे आपके हॉर्न दिख रहे हैं, जैसे स्टिंग जैसे दिख रहे हैं, उनको बोला जाता है इनसाइड जॉज। और नीचे वाले जो दिख रहा है ना, मुंह दिख रहा है, जैसे मुंह के बीच में कोई चीज फंसा सकते हो आप, ऐसे है ना, ओपन हो रखा है एक उसके बीच में, तो लिटरली वहां पे बीच में चीजें फंसाई जाती हैं। तो मेजर दी, आप बोलते हो, जैसे आपने बोला एक बॉल है, बॉल का आपको रेडियस मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है, तो वो मुंह के बीच में बॉल को फंसा के और टाइट कर देते हो, ठीक है। तो उनको बोला जाता है आउटर जॉज, आउटसाइड जॉज, क्योंकि वो एक्सटर्नल रेडियस या डायमीटर मेजर करने के लिए मेजर की जाती है, राइट। आप बोलते हो कोई भी चीज को, जैसे ग्लास लो, ग्लास को आप ऐसे फंसा दोगे, दो क्लिप है और क्लिप के बीच में वो फंस जाएगा, आउटर रेडियस आप मेजर कर सकते हो। ऊपर वाले में ग्लास को आप उल्टा करोगे और अंदर से आप ऐसे फंसाओगे, राइट। आप बोलोगे जो आपके जॉज है वो ग्लास के अंदर जाएंगे और अंदर से उसको टाइट कर देंगे, पकड़ लेंगे, तो वो इनर डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए यूज होता है, इसलिए उनको हम बोलते हैं इनर जॉज या इनसाइड जॉज बोलते हैं। कुछ लोग इनर जॉज बोलते हैं, कुछ लोग इनसाइड जॉज बोलते हैं, और नीचे वाले को आउटसाइड जॉज बोलते हैं। पीछे एक प्रोब दिख रही है, डेप्थ प्रोब, ठीक है। वो जो पीछे आपकी पूंछ जैसी जो निकल रही है वो लंबी होती चली जाती है, राइट। आपको किसी ग्लास का डेप्थ वगैरह मेजर करने के लिए मेजर की जाती है, राइट। आप क्या करोगे, वो प्रोब लोगे और उस प्रोब को, चलो मैं बताता हूँ, सामने आऊंगा तब ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मेन स्केल दिख रही है आपको, जो एक नॉर्मल स्केल है उसको आप बोलते हो मेन स्केल। एक आपको देखो इसमें जो जॉ है ना, एक आगे वाला जॉ तो देखो मेन स्केल का पार्ट है, जो एक जॉ है पीछे वाला वो मूवेबल होता है, वो आगे पीछे हो सकता है चीजों को फिक्स करने के लिए। दिख रहा है? फील हो रहा है? यस सर। हाँ, पीछे वाले जॉ में देखो, जो जॉ मूव हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक सा दिख रहा है बीच में, उस जॉ पे जो मूव कर सकता है वहां पे भी कुछ रीडिंग बनी है छोटी छोटी, जो मूव कर सकता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। आप बोलते हो कि सर एक तो पूरा मेटल फिक्स है, उसमें मेन स्केल फिक्स है, उस मेन स्केल के ऊपर एक जॉ मूवेबल होता है जो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। और आप बोलते हो पीछे, जैसे ही वो पीछे की तरफ जाओगे तो पीछे की जो स्ट्रिप है वो बढ़ती चली जाएगी, है ना, तो आप उसको मेजर कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब जरा मैं वापस से अपनी स्क्रीन पर आता हूं,
मुझे जो चीज अभी यहाँ दिखानी थी अभी के लिए इतनी काफी है। सबने देखा? सबको वर्नियर स्केल थोड़ा पीला है कैसे दिखता है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। आप लोग चाहो तो वर्नियर स्केल को गूगल करके देखोगे तो आपको रियल लाइफ की पिक्चर भी दिख जाएगी। आप जरा देखो, ऊपर वाले जो जॉस थे और नीचे वाले जॉ, थोड़ा सा इमेजिन करना। नीचे वाले जॉ कुछ ऐसे थे, देखो ऐसे थे, ये ऐसे ऐसे, समझ में आया? आप बोलते हो कोई भी चीज को अगर आपके से पीछे कैप्चर करना है तो आप ऐसे करके जॉ को, ये वाला जॉ पीछे वाला जॉ था वो आगे पीछे मूव कर सकता था स्केल पे, तो वो जाके आप उसको ऐसे कैप्चर कर दोगे। पकड़ लिया आपने, तो आप बोलोगे सर इससे आप इसका डायमीटर मेजर कर सकते हो, एक्सटर्नल डायमीटर। ठीक है, इसलिए नीचे वाले को जॉस को वो बोला जाता है आउटसाइड जॉस, एक्सटर्नल जॉस बोला जाता था। मैंने कहा ऊपर वाले के लिए कैसा होता था, ग्लास होता है, ग्लास, ये ग्लास है मान लो, ये ग्लास, तो ये जो ऊपर वाले हॉर्न वाले जो होते हैं ना जॉस, वो ऐसे फिक्स होते हैं। देखना ये ग्लास में ये अंदर गए और अंदर से इसने फिक्स कर दिया ऐसे। ठीक है, ये ऐसे फिक्स कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो ये अंदर वाले डायमीटर को मेजर करके देंगे, इसलिए इनको बोला जाता है इनर जॉस। पीछे जो स्ट्रिप निकली होती थी, मैंने कहा ये ग्लास है, ठीक है, ये जो स्ट्रिप होती थी ये ऐसे, इस स्ट्रिप को आप बढ़ाते चले जाओगे तो स्ट्रिप की लेंथ बढ़ती चली जाएगी और ये ऐसे करके यहाँ तक। जब स्ट्रिप आपकी डेप्थ को टच कर लेगी तब रीडिंग आप लोगे, तो आप बोल सकते हो कि डेप्थ भी मेजर की जा सकती है। तो ऐसे 3 टाइप के मेजरमेंट हम कर सकते हैं। खैर, मेजरमेंट कैसे करने, क्या करने हैं वो आप प्रैक्टिकल में सीखते हैं। मैंने कहा इनकी रीडिंग कैसे लेनी होती है, किस तरीके से आती है, वो हम आपको सिखाते हैं। अब आपको अगर देखा होगा कि सर यहाँ पे 2 रीडिंग दिख रही थी, जरा समझना, 2 रीडिंग दिख रही थी। एक तो ये आपकी मेन स्केल थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ऐसी लिख रही थी एक। ये आपकी मेन स्केल बनी हुई थी, आया ना? अगर आप देखोगे तो सर एक ऐसे ब्लॉक सा था, है ना, यहाँ पे एक छोटी सी स्केल और चल रही थी साथ में, जो जॉ आगे पीछे मूव कर सकता था उस पे भी एक स्केल ड्रॉ हो रखी है, उसमें शायद इतना क्लियर विजिबल नहीं हो। उसमें जो रीडिंग होगी वो ऐसे थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे। ठीक है, जॉ आप इसको आगे लेके आओगे तो ये 0 आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जॉ को पीछे खिसका होगा तो ये रीडिंग शिफ्ट होती रहेगी। उसमें केवल इतने डिवीजन ऐसे बने होते हैं। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। सबको थोड़ी फील आ रही है कि वर्नियर कैलिपर, देखो इमेज आपके सामने मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा तो वैसे भी आपको पता है मेरी चित्रकारी बहुत सुंदर है ना, मैं एकदम कहीं रियल वर्नियर कैलिपर ना बना बैठूं, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ। ठीक है, मुझे डर है, तो इसलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। अब देखो, अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है सर, वो लेंथ मेजर करना है अप टू दी मोर प्रिसीजन। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको लीस्ट काउंट पता करना पड़ता है। क्या पता करना पड़ता है? लीस्ट काउंट पता करना पड़ता है। ठीक है, लीस्ट काउंट कितना है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको पता है कुछ लोगों को जिनको वर्नियर कैलिपर जिन्होंने देखा उनको लीस्ट काउंट पता है क्या वर्नियर कैलिपर का? किसी को 2-3 लोगों ने देखा हुआ शायद, हाँ बोला था, क्या उनको उसका 0.1 mm ऐसा बोलते हैं, राइट? आपकी स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 mm और आप बोलते हो वर्नियर कैलिपर 0.1 mm तक भी मेजर कर लेता है, बट फिक्स नहीं होता। इन्होंने जो वर्नियर कैलिपर देखा है उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm है। जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होते हैं उनका लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है, लेकिन अलग अलग वर्नियर कैलिपर का अलग अलग लीस्ट काउंट हो सकता है। तो हमेशा जब भी आप मेजरमेंट करने जाते हो, आप बोलते हो कि सर हर बार सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है उस वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, मैं कहा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या होता है? आप दोनों जॉस को पहले मिला दो आपस में। जब आपस में मिला दोगे तो उसके बीच की रीडिंग कुछ भी नहीं, मतलब 0 रीडिंग देनी चाहिए, कोई लेंथ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आपने जब दोनों जॉस को मिला दिया, जब दोनों जॉस को मिला दोगे तो आप बोलोगे ये जो स्केल है खिसक के किधर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहां जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसा रहेगा, ये 0 ये 10। 0 से 0 क्या करोगे? आप बोलोगे सर मैच हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जॉज आपस में क्या हो गए होंगे, कनेक्ट हो गए होंगे। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? मैंने कहा सर जरा देखोगे इस टाइम पे आप क्या बोल रहे हो, जब 0 से 0 आपस में मिल रहे होंगे तब कोई ना कोई इसका डिवीजन, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल।
वर्नियर स्केल का कोई डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि हो सकता है, देखो अगर इस टाइप का फिगर बनाए तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है अभी ये वाला एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये वाला डिवीजन क्या हो रहा है, एक साथ आ रहे हैं एक ही जगह, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। बाकी आप देखोगे कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, कोई ये आगे होगा तो कोई ये आगे पीछे होगा। ये वाला डिवीजन आप बोलोगे कि एक ही लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ये आपको मेजर करना पड़ता है कि कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक जनरल बोल रहा हूं, इफ nth division of vernier scale coincides with मान लिया n-1 है, n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, हो सकता है यहाँ n-2th के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, n-3th के साथ कोइंसाइड कर रहा हो। मैं तो उस स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर माना कि कोई nth डिवीजन है वर्नियर स्केल की, वो n-1th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही हो, एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, वो n-2th के साथ भी कर सकती है, n-3th के साथ भी कर सकती है। तो आप क्या बोलोगे, जरा देखो, मैंने कहा यहाँ पे मान लो ये एग्जांपल है, मैंने कहा यहाँ पे देखो ये 9th डिवीजन है, ये एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन ये, एक डिवीजन ये है। देखो एक डिवीजन का जरा मैं बताओ, इसको बोलते हैं एमएसडी। एमएसडी का मतलब क्या हो गया, वन मेन स्केल डिवीजन। कितने लेंथ के बराबर होगा यहाँ पे, वन मेन स्केल डिवीजन कितना का होता है, 1 mm। अरे 1 mm ना यार, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 mm, अगली डिवीजन कितनी है, 1 mm। तो आप बोलते हो जो मेन स्केल डिवीजन है, एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 mm है। ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि सर ये nth डिवीजन है, ये nth डिवीजन है और ये इसका n- है। ठीक है, मैं कहता देखो यहाँ पे देखो 10th डिवीजन है और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो वर्नियर स्केल का 10th इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल का 9th। मतलब ये एग्जांपल के तहत ही बनाया मैंने कि वर्नियर स्केल का nth डिवीजन मेन स्केल के n-th डिवीजन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये डिस्टेंस n डिवीजन में ये n-1 डिवीजन की जो स्केल की लेंथ है, वही इसके 10 डिवीजन की, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें जो n-1 डिवीजन की जो लेंथ है वो वर्नियर स्केल के n डिवीजन की लेंथ के बराबर है। मानते हो ना इस बात को, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तभी तो ये दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। यस आप बोलोगे सर यस सर, इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू VSD। VSD क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन। आप क्या बोलोगे, जो n VSD के लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी उस केस में, n-1 MSD के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आप वन वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ निकालोगे तो वो किसके बराबर आएगी, n-n टाइम्स ऑफ MSD के बराबर आएगी। ये तो अभी एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ आई है, ये इसका लीस्ट काउंट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सर लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। लीस्ट काउंट सबको पता है क्या होगा, लीस्ट काउंट होता है मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वर्नियर स्केल। ठीक है, सो दैट लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ही होता है, आपको मैं बता रहा हूं, 1 MSD माइनस 1 VSD। एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस आएगा दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे वैल्यू पुट करो जरा, तो लीस्ट काउंट की जो वैल्यू आएगी आप बोलोगे 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू किसके बराबर है, n-1 बाय n MSD। इसको सॉल्व करो तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 माइनस n टाइम्स ऑफ MSD।
या रहा लीस्ट काउंट। अब अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे 1 MSD 1 mm के बराबर है, इसके बराबर है 1 mm के बराबर है, ठीक है, तो आप उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी लीस्ट काउंट आ जाएगी। तो ये लीस्ट काउंट आ गई। अच्छा, ये लीस्ट काउंट इस एग्जांपल के लिए आई है, अगर मेरा एग्जांपल चेंज हो जाएगा तो मेरी लीस्ट काउंट भी चेंज हो जाएगी। ध्यान रखें, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा हर बार आपको एग्जांपल में, राइट। मैं तो इस एग्जांपल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू निकाली, ये कोई रटना नहीं, ये मत याद रखिए ना लीस्ट काउंट इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ n से, नहीं भाई साहब। अभी आपका इस केस के लिए इस एग्जांपल की ये वैल्यू आ गई, अलग एग्जांपल के अलग होते। अगर यहाँ पे कोई n-2 बोल देता तो आंसर अलग आता, यहाँ पे 2/n MSD आ जाता, ठीक है। तो इसको मत रखना, ये वाला फॉर्मूला है। अब मैंने कहा सर इस एग्जांपल में भी थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। मान लो लेट सर n की वैल्यू यहाँ पे 10 है और n-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 है, क्योंकि हमने कहा सर हमारे एग्जांपल में जो 10th डिवीजन है वो 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो जब 10th डिवीजन 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा तो आप बोलोगे यहाँ पे 10 BSD इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 10 BSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो 1 BSD किसके बराबर आ गया, आप बोलोगे 9/10 MSD। अच्छा, लीस्ट काउंट किसके बराबर आ गया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप बोलोगे 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 9/10 MSD। सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आ रहा है, देखो आप बोलोगे 1/10 MSD। और 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ हमने कितनी मान ली 1 mm की वाली है, तो आप बोलोगे किसके बराबर आ गया 0.1 mm के बराबर आ गया। तो जरा देखो लीस्ट काउंट कितनी आई 0.1 mm आ गई, कितनी आ गई 0.1 mm, कितनी आ गई 0.1 mm। अब ये लीस्ट काउंट कोई फिक्स थोड़ी ना है, मैं तो कहा इस एग्जांपल के लिए फिक्स हो गई। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 10 होती है और आप बोलते हो वो n-2 से कोइंसाइड कर रहा होगा तो ये लीस्ट काउंट चेंज हो गई होती। तो क्या लीस्ट काउंट कर निकालना सीख पाएंगे एनीवन, जिसको लगता है सर अभी बहुत अच्छा समझ में नहीं आया, एनीवन? यार कुछ तो बोला करो यार, कैसे यार तुम लोग इतनी मतलब पता है सबसे शांत क्लास हो आप लोग, और मुझे शांत क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है। ये शांति तब अच्छी लगती है जब आप सामने बैठे हो, बोलते रहा करो यार, मुझे समझ नहीं आता, मैं कुछ पढ़ा भी रहा हूँ तो समझ में आ भी रहा कि नहीं। ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं ये टॉपिक 3 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, 3 साल पहले इसलिए पढ़ाना स्टार्ट किया था क्योंकि जेई ऑलरेडी 4 साल से इस पे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मैंने 3 साल पहले जब इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगता है कि जेई हमेशा जेई के जो क्वेश्चन होते हैं धीमे धीमे करके नीट उनको अडॉप्ट करता चला जाता है। तो उस टाइम के ड्रॉपर बैच को जब मैंने ये पढ़ाया और उस टाइम के 11th बैच को जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, तो मैंने बोला अगले 2 साल 3 साल में मैं इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं 2017-18 वाले सेशन की। मैं कहा सर आपके या अगले सेशन या अगले 2 साल में एक क्वेश्चन मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ इन टॉपिक से, क्योंकि अभी तक नीट ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं तो किसी ने इसको पढ़ाना भी जरूरी नहीं समझा। पर मुझे लगने लगा है था कि सर 1 2 3 साल में क्वेश्चन आना चाहिए तो मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया। इसीलिए मैक्सिमम बुक में ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, अगर आप 3 साल पुराने बुक्स उठा लो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब हुआ ये, आप इत्तेफाक बोलिए या कुछ भी बोलिए, 2018 में वर्नियर स्केल का क्वेश्चन पूछ लिया नीट ने। मतलब मैं तो ये बोला था बच्चों को कि अगले 2 से 3 साल में मैं इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसी साल नीट ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। आप कभी भी मेरे 2017 से 18 सेशन वाले बच्चे से कभी भी आप अगर कभी मिलने का मौका मिले या कोई ऐसा कांटेक्ट में आए तो उससे पूछना क्या सर ने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। कहीं भाई बहन कजिन वगैरह मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैंने 2017 से 18 सेशन में 11th वालों को और ड्रॉपर वालों को दोनों को ये पढ़ाया था, और ये बोला था कि सर अगले 2-3 साल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्वेश्चन, और 2018 में ये क्वेश्चन आ भी गया इससे। इसलिए अब तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, अब तो सारी बुक इसको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी इसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलते हैं। प्रैक्टिकल में ये आपको पढ़ाया जाता है, पर प्रैक्टिकल में आपको पता है कि आपको कुछ नहीं पता होता, वर्नियर कैलिपर नहीं देखा होता आपने, ठीक है। तो इसलिए
इसको समझ लो क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक बार क्वेश्चन आ गया तो दोबारा थोड़ा आसानी से आ सकता है। 2018 में आया, 2019 में नहीं आया, तो हो सकता है 2020 में आ जाए, और 2020 में आया तो हो सकता है 2021 में आ जाए। ठीक है, अगर आप माने कि ऑल्टरनेट ईयर के आएगा तो आपके साल आ जाना चाहिए, तो इसलिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आपको पहले वन ईयर स्केल समझ में आया। मैंने कहा सर एक एग्जांपल दिया कि nth डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल कोइंसाइड विद द n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये देखो मैंने कहा मान लो कि ये n डिवीजन है और ये n-1 डिवीजन है, तो इन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो मैंने बराबर लिख दी। यहाँ से मैं वन ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ को फाइंड आउट कर पाऊंगा। फिर ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं 1 MSD - 1 VSD, इसमें मैं वैल्यूज पुट करके लीस्ट काउंट निकाल पाऊंगा। अभी तक मैंने सिर्फ लीस्ट काउंट ही निकालना सीखा है, अभी मेजरमेंट करना नहीं सीखा। अब मैंने कहा सर एग्जांपल ले लिया कि सर इस क्वेश्चन में m की वैल्यू को 10 रख दिया, तो n-1 को क्या रख दिया, 9 रख दिया, तो लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.1 mm, जो कि स्टैंडर्ड वन ईयर कैलिपर होता है। मैंने उसका एग्जांपल लिया एक्चुअली, जो स्टैंडर्ड वन ईयर कैलिपर होता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा आपको स्टैंडर्ड वन ईयर कैलिपर मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, प्लीज बोलो जरूर यार। कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे सर ये जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 MSD - 1 VSD वाला, वो तो तभी अप्लाई होगा ना जब भी जो VSD होगा वो n-1 नहीं, मतलब वो कोई नहीं। मैंने कहा ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आपका हमेशा एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला है, इसमें ना n पे डिपेंडेंट है ना n-1 पे डिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला आपका हमेशा दोनों के डिफरेंस के बराबर लीस्ट काउंट आता है, दोनों के डिफरेंस के बराबर लीस्ट काउंट आता है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा वैलिड होगा। इसमें ये वैल्यू रख के ये लीस्ट काउंट आया 1/n MSD, ये केवल इस एग्जांपल के लिए वैलिड है। देखो इसमें मैंने इस एग्जांपल की वैल्यू रखी है, देखो इसलिए ये इस एग्जांपल के लिए वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड है, यही तो मेन फॉर्मूला है। ये तो और सब याद भी नहीं करना, ये तो सब आपको सीखने हैं कैसे निकालने होते हैं। ये फॉर्मूला आपका मेन है, ये हमेशा वैलिड होगा। क्लियर है बात? यस ओके सर। जी सर। लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे आई होप। ठीक है, अब मेजर वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेजर वैल्यू देखें। अब मेजर वैल्यू कैसे करें, देखो अब मेजर करने के लिए क्या करोगे सर, आप अभी तक जॉज दोनों कैसे थे आपके, ज्वाइंट थे एक दूसरे से। अब जब भी आपको कोई चीज फिक्स करनी है, मान लो इस जॉ के बीच में कोई चीज फिक्स करें, तो जॉ को आपको खिसकाना पड़ेगा, समझ में है? जॉ ऐसे खिसकेंगे तभी तो ये बॉडी इसके अंदर फिक्स करोगे और इसको टाइट कर दोगे। तो जॉ जब फिक्स खिसकेंगे तो आपकी जो वन ईयर स्केल है, देखिए जॉ जब खिसकेंगे तो वन ईयर स्केल पीछे की तरफ खिसकेगी। जब ये पीछे की तरफ खिसकेगी, आपने बोला जब कोई बॉडी को आपने थोड़ा सा टाइट किया है, फिक्स कर दिया, तब मान लो कि वो कुछ ऐसे आ रही है, वन ईयर स्केल खिसक के कहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई है। मैंने कहा मान लो यहां पहुंच गई है, ये आपकी वन ईयर स्केल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी वन ईयर स्केल आ गई। ठीक है, अब आप देखो रीडिंग कैसे लेनी है। मैंने कहा सर पहले निकालो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, मेन स्केल रीडिंग जिसको हम बोलते हैं MSR। देखो ये इतना डिस्टेंस पीछे चला गया, इसका मतलब जो चीज आपने फिक्स की है, देखो ऐसे ही था, मैंने कहा ये जॉ ऐसे थे, जॉ को मैंने इसको फिक्स करना है तो जॉ को पीछे खिसकाऊंगा, है ना, जॉ को मैं पीछे खिसकाऊंगा तो आप बोलोगे जॉ पीछे खिसकेगा तो स्केल पीछे खिसकेगी। ये लेंथ आपको मेजर करनी है, तो जितना जॉ पीछे चला गया वही लेंथ तो आपको मेजर करनी है। मैंने कहा देखो जॉ कितना पीछे चला गया, इतना, तो आपको ये वाली लेंथ मेजर करनी है। तो मेन स्केल रीडिंग जरा देखो, आपने बोला सर ये कितना था 1 1.1 1.2 और 1.3 3 तक सबको विजिबल दिख रहा है, आया ना? यस सर। आंसर
1.3 और 4 के बीच में आ रहा है, लेकिन आपकी मेन स्केल के हिसाब से आप केवल 1.3 बोल सकते हो, 1.3 के आगे की वैल्यू आप नहीं बता सकते हो। लेकिन आपको भी पता है सर ये वैल्यू 1.3 से थोड़ा ज्यादा है, जो डिस्टेंस आपको मेजर करनी थी वो 1.3 से थोड़ी ज्यादा होती, क्या मेन स्केल वो चीज बता पाती? नहीं बता पाती, या तो आप आंसर 1.3 बोल देते या 1.4 बोल देते। वर्नियर कैलिपर एग्जैक्टली वो डिफरेंस को भी मेजर करके देगा आपको। कैसे देगा जरा देखो। पहले तो आपने निकाली मेन स्केल रीडिंग, क्या किया? मेन स्केल रीडिंग निकाले, इसके लिए एग्जांपल के लिए आई 1.3 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम इसी एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने कहा कि सर अब आपको फाइंड आउट करना है कि वर्नियर स्केल का इस टाइम पे कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है। एक ना एक डिवीजन अभी भी कोइंसाइड करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला, एज्यूम कर लेता हूं कि ये वाला जो डिवीजन था ये वाला डिवीजन मेरा कोइंसाइड कर गया, ठीक है। वो आप देख के बता सकते हो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है एग्जैक्टली। मैं देखो कौन सा वाला कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर मेरा mth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, नाउ इफ mth डिवीजन कोइंसाइड्स ऑफ वर्नियर स्केल coincides with main scale, एक तो हमने एरथ डिवीजन वाला जो कंपैरिजन करा, जब दोनों के जॉज मिलाए थे वो लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए, वो अलग कोइंसाइड वाला हमने ढूंढा था। अब रीडिंग करते टाइम कोई और जाके इससे कोइंसाइड करेगा, ऊपर वाले किससे कोइंसाइड करेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है हमें वो इंटरेस्टेड है, उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। हमने बोला मान लो mth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। अब आप बोलोगे तो मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हो, तो आप बोलोगे ऐसे कह लो कि वर्नियर स्केल रीडिंग, इसका मतलब कितना हुआ, वर्नियर स्केल रीडिंग जो वैल्यू आई वो कितनी आई, इसका मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग की जो वैल्यू आई है उसको हम BSR भी बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, m टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई सर, 1.0 से जस्ट पहले जो विजिबल है उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले तक जो चीज आप प्रॉपर्ली रीड कर सकते हो वो होती है मेन स्केल रीडिंग। फिर मैंने कहा वर्नियर स्केल का कोई ना कोई एक डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, मैंने कहा मान लो mth डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी सर, m इनटू लीस्ट काउंट। तो आप बोलोगे टोटल मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। कितना आया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मैंने कहा इस एग्जांपल के लिए वैल्यू निकाल दो, ये फॉर्मूला है। मेजर्ड वैल्यू हमेशा क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग निकालो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो मैंने कहा इस एग्जांपल के लिए जो मेजर्ड वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई सर 1.3 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ रही है इस केस में m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 5, तो आप लिखोगे 5 इनटू लीस्ट काउंट कितनी निकाल के आएगी अपन 0.1 mm, तो 0.1 mm, so that is equal to 1.3 सेंटीमीटर प्लस 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.35 सेंटीमीटर। कितना है 1.35 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। आपकी स्केल देखो कहां तक बता सकती थी, केवल 1.3 तक, वो 1.3 के आगे नहीं बता पा रही थी, वो 1.3 के आगे नहीं बता पा रही थी। लेकिन देखो वर्नियर स्केल ने ये भी बता दिया कि 1.35 है आंसर। कितना है 1.35 है आंसर, क्योंकि उसने एक और छोटी डिजिट तक कैलकुलेट करके दे दिया। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मेन स्केल रीडिंग आपको कैसे लेनी है सर, वर्नियर स्केल के 0 से जस्ट पहले जो भी चीज आप मेन स्केल पे रीड कर सकते हो दैट इज मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, मैंने कहा इस इंस्टेंट पे देखो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, किससे कर रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन सा कर रहा है, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। आपने बोला mth डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी m इनटू लीस्ट काउंट। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको एडिटिव याद रखने हैं। मेजर वैल्यू क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग,
एग्जाम्पल के लिए मैंने वैल्यू पुट कर दी और आपकी मेजर वैल्यू आ गई 1.35 सेंटीमीटर। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, मेजर करना आना चाहिए। अब 1 स्केल सर ये m टाइम्स लीस्ट काउंट कैसे हुआ? क्या हो बेटा? m टाइम्स लीस्ट काउंट। m टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला आपको दे रहा हूं मैं। इसको और इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आप ये मान के चलो अभी आप फॉर्मूला है, क्योंकि और फाइन्यूट डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है आपके लिए, 1 स्केल रीडिंग निकालने का तरीका ये m into लीस्ट काउंट। यस सर। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर यू। अब कैसे आया वो भी एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी वो एक्सप्लेन है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले की तरह याद रखो। 1 स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है, अगर mth डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है रीडिंग के टाइम पे, तो m into लीस्ट काउंट इज दी 1 स्केल रीडिंग। और मेजर वैल्यू क्या लिखोगे? मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 स्केल रीडिंग दोनों का सम इज द मेन मेजर वैल्यू। क्लियर है? यस सर। यस सर। कर पाएंगे आप क्वेश्चन इसके रीडिंग के? भाई साहब बहुत, मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है ये टॉपिक। हर चीज आपको मैं इमेजिन करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कितना डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। उसमें भी जब आप लोग सामने नहीं बैठे हो, वरना तो मैं वन ईयर कैलिपर होता है, मैं आपको हाथ में देता हूँ और उसको यूज करके दिखाता हूँ, तब आप बड़े आसानी से कर पाओगे। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको लाइव भी दिखाता। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जहाँ पर हूँ होम टाउन में, वहाँ पे मेरे पास कोई 1 स्केल है नहीं है, आपको पता है लॉकडाउन है, आई कांट गेट इट। ठीक है, तो कभी अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती है इंस्टीट्यूट में, तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा 1 ईयर कैलिपर हाथ में लेके कैसे मेजर करते हैं वो भी दिखाऊं, तब इजी लगता है थोड़ा सा। अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो लैंग्वेज लिख के आएगी, 1 ईयर कैलिपर तो ना आएगा, और लैंग्वेज लिख के आएगी और उस लैंग्वेज के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 ईयर कैलिपर। इसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चंस एक बार आया हुआ अभी तक नीट में। ठीक है, हर कोई स्कूल वाला नहीं पढ़ाता, मेरे को नहीं लगता कोई भी स्कूल वाला पढ़ाता होगा। प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत सिखा देते हो तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी बुक में आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। मैं अपनी 2 क्लास खर्च करूंगा इसके लिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो बन जाए। किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो उसको 2 बार 3 बार थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे अगर आ गया तो। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? एनीवन? अच्छा, कितने लोगों के बने स्केल में तोते उड़ गए ये बताओ पहले तो। कितने लोगों को लगा यार ये 1 ईयर स्केल पता नहीं कहां से आ गया, ये तो समझ में कभी देखा ही नहीं था, और एकदम से पता नहीं सर ने क्या क्या बोल दिया, ऐसा किसी को लगा? या किसी को लगता है सर 70-80% पे अगर मुझे 1 ईयर स्केल समझ में आ गया तो मैं बहुत खुश नसीब समझूंगा अपने आप को? कुछ तो बोलो यार, मुर्दों से बात कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं समझ में आया तो बोल दो यार, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी चुप्पी को क्या समझूं कि सर कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं फोकट में समझाने की कोशिश कर रहा था 1 ईयर कैलिपर। सर 90% समझ आ गया, 90-95%। वेरी गुड, थैंक यू। आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हो? यस सर, आ गया समझ। आई होप समझ में आया हो। नहीं तो एक बार जो चीज आज आपको पढ़ाई थोड़ा सा जाके दोबारा रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक अगला इंस्ट्रूमेंट है। अगर 1 ईयर कैलिपर समझ में आ गया तो अगला वाला बहुत इजी है, और अगर 1 ईयर कैलिपर नहीं समझ में आया तो अगले वाले में थोड़ी और दिक्कत आएगी। ठीक है, वो इससे भी ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, जिसको हम स्क्यू गेज बोलते हैं। जरूरी बहुत हो गया क्योंकि अब नीट में आने लगे हैं, वरना तो मैं भी स्किप कर जाता, अगर आपको नहीं आता मैं स्किप कर जाता, बट एक बार भी अगर पूछ लिया तो दोबारा भी पूछा जा सकता है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, अगर वो सॉल्व हो गई तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज इतना ही काफी, आपको एक डीपी मिल जाएगी कल तक मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो उसको सॉल्व करें, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई डाउट? नो सर। चलिए तो फिर रैप अप करते हैं क्लास। हर सर सर है क्या? हर सर यस सर। चलिए हाँ सर, हो गया सर।
ठीक है सर। थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट।